मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए दूर समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अब आप कहेंगे कैसे हैं? अरे जैसे कल थे वैसे ही हैं। हाँ, मुझे पता है आप एकदम फिट एंड फाइन हैं और मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ और आपसे मिलकर तो और भी खुश हो गई हूँ। पता है फ्रेंड्स, आपका और मेरा रिश्ता ना कुछ ऐसा ही है कि जब भी हम मिलते हैं तो एक नए एहसास, एक नई फ्रेशनेस के साथ मिलते हैं। तो इसी फ्रेशनेस के साथ शुरू करते हैं आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। वैसे मुझे एक बार किसी ने कहा था कि जिंदगी जीनी है ना तो जिंदा दिली के साथ जियो। क्या हुआ? अच्छा, तो आप भी ये बात जानते हैं। मुझे पता है कि आप लोग ये बात जानते हैं और आपने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस बात को जरूर सुना होगा। एक्चुअली में ना हम जब बाहर निकलते हैं तो ऐसी बातें हमें अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा सुनने को मिलती हैं। बट आपको लगता है कि ऐसे लोग जीते होंगे? इट्स हार्ड टू बी फाइंड नंबर्स ना। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसे ही बड़े कारनामों और हस्तियों के बारे में आपसे फिर से बातें करेंगे जिन्होंने डेयर किया ये बड़े कारनामे करने के लिए और जिनमें इतना पैशन था अपने लक्ष्य को पाने के लिए कि भाई जब वो आगे बढ़े अपने मंजिल की तरफ तो जितनी भी मुश्किलें आई ना वो सब आसान हो गई। शुरुआत करते हैं दोस्तों हम इतिहास के उस भाग से जिसमें एक आदमी के विश्वास और हिम्मत ने उसे 7 समंदर पार पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज का ही दिन है वो जब ग्रेट वास्को डिगामा ने हमारी धरती पर कदम रखा था। इट वॉज May 20th, 1498 जब जुलाई 8th, 1497 को पोर्चुगीज किंग मैनुअल फर्स्ट के भेजने पर लिस्बन से 4 जहाजों में 180 लोगों का निकला हुआ कारवां जिसके वास्को डिगामा एज कमांडर लीड कर रहे थे, कैलिकट के मलाबार कोस्ट पर लैंड किया। कैलिकट को आज हम कोझिकोड के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ऑफ पाई और इसी तर्ज पर बनी हुई मूवीज को देखकर आपको अंदाजा तो होगा ही कि कितना मुश्किल होता है समुद्र का ये सफर। सही है ना? हॉलीवुड और बॉलीवुड हमारी जिंदगी का आईना और हिस्ट्री है। और जरा सोचिए, जब वास्को डिगामा ने पोर्चुगीज एक्सप्लोर किया था तो वो सिर्फ 28 इयर्स के थे और जब डायरेक्ट यूरोप से इंडिया तक सी रूट का ये सफर उन्होंने तय किया तो उन्होंने मात्र 11 महीनों में ये सफर पूरा कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अब ये हुई ना डेयरिंग वाली बात। उनसे पहले कई लोगों ने ट्राई किया ये सफर पूरा करने के लिए पर वो सब नहीं कर पाए। और क्या आप जानते हैं कि इस पूरे सफर की दूरी अराउंड अफ्रीका से इंडिया तक इक्वेटर के चक्कर से भी ज्यादा थी। अरे यार, ये सुनकर तो मुझे भी चक्कर आ जाएगा। हालांकि दोस्तों, इस सफर में वास्को ने बहुत कुछ गवाया। पोर्चुगीज किंग मैनुअल फर्स्ट ने उन्हें भारत भेजा था स्पाइसेस लाने के लिए, जिससे कि वो अपना ट्रेड बड़ा करके कमर्शियली स्ट्रॉन्ग हो जाएं। और कोझिकोड को क्लासिकल और मिडिल एज में सिटी ऑफ स्पाइसेस के नाम से भी जाना जाता था। पर उसका सामना यहाँ अरब ट्रेडर से हुआ जो बहुत पहले से वहाँ स्पाइसेस में डील कर रहे थे। दोस्तों, इंडिया पहुँचते समय रास्ते में ही ऑलरेडी वास्को ने अपना एक जहाज गवा दिया था। और दोस्तों, जब अरब ट्रेडर्स ने ये देखा कि यहाँ पर वास्को के आने का कारण बिजनेस कंपटीशन है तो उन्होंने कैलिकट के रूलर को भड़का दिया। और दोस्तों, कैलिकट के रूलर ने वास्को को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। पर वास्को कहाँ हार मानने वाले थे। अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स के कारण वो काफी स्पाइसेस ले जाने में सक्सेसफुल हुए। वैसे दोस्तों, इस बात से एक और बात प्रूव नहीं कंफर्म होती है कि साजिशें तो हमेशा से रची जाती हैं, लेकिन बस दोस्तों वो एकता कपूर के सीरियल्स का ही पार्ट नहीं होती। एंड एज वी कंटिन्यू, सितंबर 1499 को लिस्बन सिर्फ 2 जहाज ही फाइनली पहुंचा पाए जिसमें सिर्फ 55 लोग ही जिंदा बचे थे। और इसी सफर में वास्को ने अपने भाई पेओलो को भी खो दिया था। पर मेरे अजीज दोस्तों, इन सभी बातों में एक बात तो श्योर थी कि ये एक अंत नहीं था बल्कि ये एक शुरुआत थी।
सही है, मुझे तो लगता है कि इसका नाम वास्को डी गामा की जगह वास्को दी ग्रेट होना चाहिए था, है ना। वैसे मैं यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, और जब शुरुआत में मैंने जिंदगी को जिंदा दिली से जीने की बात की थी, तो अब आपके लिए पेश करती हूँ ये खास गाना सिर्फ आप जैसे खास लोगों के लिए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। वेलकम बैक दोस्तों। वैसे आज का दिन ना डबल खास है। अब आप पूछेंगे भला क्यों? पूछो बताती हूँ दोस्तों। ज्यादातर हर रोज एक खास इवेंट के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ, पर आज के दिन हम बात करेंगे एक और बड़े कारनामे की, जिसे अचीव किया था एक बहुत ही खास इंसान ने। तो हुआ ना ये बोनस। एक इवेंट के साथ एक और मुफ्त। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मजाक करने का मन कर रहा था, इसलिए आपसे थोड़ा सा मजाक कर लिया। एक्चुअली ये दिन एक मिसाल है हर लड़की हर औरत के लिए कि आप कमजोर नहीं है। आज का दिन जवाब है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि औरत कमजोर है, उसे सहारे की जरूरत है। डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ और पैशन की ये मिसाल शायद ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आज ही के दिन 20 मई 1932 को एमेलिया एयरहार्ट वो पहली महिला बनी जिन्होंने अपनी लिटिल रेड बस यानी अपने लॉकहीड 5B वेगा एयरप्लेन में अकेले नॉन स्टॉप पूरा अटलांटिक ओशन फ्रॉम हार्बर ग्रेस, न्यूफाउंडलैंड, कनाडा से नियर नॉर्दर्न आयरलैंड तक का सफर पूरा किया। उनका ये रिमार्केबल और हिस्टोरिकल सफर 15 घंटों का था, जिसमें उन्होंने 2026 माइल्स कवर किए। और दोस्तों, उसी साल अगस्त में 24 से 25 को उन्होंने अपनी इसी वेगा एयरप्लेन से दूसरा रिकॉर्ड बनाया। अगेन वो अकेले नॉन स्टॉप उड़ी अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी तक। और उन्होंने इस सफर में 2447 माइल्स की दूरी सिर्फ 19 घंटे में ही पूरी की। पर दोस्तों, ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। साल 1935 में एमेलिया वो पहली इंसान बनी जिन्होंने हवाई से अमेरिकन मेनलैंड तक का सफर पूरा किया। और दोस्तों, इस तरह से एमेलिया ने अकेले ही पैसिफिक ओशियन भी क्रॉस कर डाला। Obviously, research regarding technological unemployment is as vital today as further refinement or production of labor-saving and comfort-giving devices. Among all the marvels of modern invention, that with which I am most concerned is, of course, air transportation. Flying is perhaps the most dramatic of recent scientific attainments. दोस्तों, एमेलिया का जन्म कांसस में 24 जुलाई 1897 को हुआ था। दोस्तों, वो एक रेल रोड अटॉर्नी की बेटी थी और अपना बचपन उन्होंने कई शहरों में बिताया था। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्लाइंग उन्होंने 19 साल का होने के बाद एज अ हॉबी शुरू की, और कब से ये उनका पैशन बन गया ये शायद उन्हें भी नहीं पता चल पाया होगा। उन्होंने फ्लाइंग लेसन्स लेने के लिए ऑड जॉब्स भी करी, और जब उन्होंने अपना पहला एयरप्लेन किनर एयरस्टर खरीदा तो उनकी पूरी फैमिली ने उन्हें पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट किया।
अगर फैमिली की बात आती है तो दोस्तों एमेलिया के हस्बैंड जॉर्ज पी पुटनम के बारे में आपको न बताऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वजह से तो कहानी अधूरी रह जाएगी। जॉर्ज एक पब्लिशर थे और एमेलिया से शादी के बाद उन्होंने उनकी फ्लाइंग अरेंजमेंट्स, पब्लिक अपीयरेंसेस और उनकी लिखी हुई बुक को पब्लिश करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एमेलिया की फ्लाइंग जर्नीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप उनकी बुक्स 20 Hours 40 Minutes, द फन ऑफ इट और लास्ट फ्लाइट पढ़ सकते हैं। वैसे दोस्तों उनके हस्बैंड कितने अच्छे इंसान थे ना, और आपको भी ना उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और आज से ही प्रॉमिस करो कि अपनी वाइफ, अपनी सिस्टर या हर उस लड़की जिसको आप जानते हैं, आपको उनके ड्रीम्स, उनके पैशन, उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है। और भाई जिसे नहीं जानते उनकी भी, क्योंकि इंसानियत का कोई भी रूप नहीं होता। और जहाँ तक इस कहानी का सवाल है, उसका जवाब एक मिस्ट्री बनकर रह गया। दोस्तों जून 1937 में एमेलिया ने स्टार्ट की अपनी हिस्टोरिकल जर्नी। पहली अराउंड द वर्ल्ड फ्लाइट एट द इक्वेटर पर जुलाई 2 को जब वो नियरली 2/3 जर्नी कर चुकी थी, शी वेनिश्ड अलोंग विद हर नेविगेटर फ्रेडरिक नूनान। दोस्तों उन्हें तलाशने की बहुत कोशिश की गई, पर ना तो वो मिली और ना ही उनका एयरक्राफ्ट। पर दोस्तों एमेलिया आज भी हमारे बीच अपने साहस की मिसाल बनकर जिंदा है। दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। और वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बातें करने की ख्वाहिशों को ना आप अपने आप ही पूरा कर देते हैं। अच्छा ओके, नो जोक्स, बी सीरियस। हाँ तो दोस्तों शो को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करना चाहूंगी उस इंसान के बारे में जो खुद में एक लेजेंड है। और अगर हम बात नारी की कर रहे हैं तो उनकी एक रचना में उन्होंने एक औरत के सबसे इम्पोर्टेंट पहलू को इतनी खूबसूरती, इतनी सिंपलिसिटी के साथ बताया है कि मैं क्या कहूँ। जानते हैं वो कौन सा पहलू है? माँ। चंद लाइंस अगर मैं आपको सुना दूं ना तो शायद आप गेस कर लेंगे कि वो कौन है। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। जी दोस्तों सही पहचाना, और जिन्होंने नहीं पहचाना उनको मैं बताऊंगी। ये लाइंस हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता की। हिंदी लिटरेचर में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें 1961 में पद्म भूषण और 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायंतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और चिदम्बरा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अमेजिंग ना। उनके लिए हिंदी लिटरेचर में रचनाएं करते रहना जिंदगी का सबसे बड़ा पैशन था, क्योंकि पंत जी उत्तराखंड से थे। नेचर के लिए उनका अट्रैक्शन उनकी रचनाओं के बहुत बड़े पार्ट में विजिबल होता है। लेकिन आगे चलकर जब लाइफ की रियलिटीज ने उन्हें झकझोर दिया, तब उनकी रचनाएं भी प्रैक्टिकल और रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाली हो गईं। उनके लिखावट में ये रिस्पॉन्स उनकी रचना परिवर्तन में देखा जा सकता है। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। पर दोस्तों पंत जी की रचनाओं में जो मेरी फेवरेट लाइंस है ना, वो आपसे मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। दोस्तों आज ही के दिन यानी कि 20 मई 1900 को उत्तराखंड में पंत जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों उनकी माँ की मौत उनके जन्म के सिर्फ 6 घंटे के बाद ही हो गई थी। उन्हें उनकी दादी ने पाला पोसा और नाम रखा गुसाई दत्त। पंत जी की इनिशियल स्कूलिंग उत्तराखंड में ही हुई, पर इलाहाबाद में म्योर सेंट्रल कॉलेज में इंटरमीडिएट के एग्जाम में बैठने से पहले ही 1921 में असहयोग आंदोलन में वो भी शामिल हो गए। बट एक्चुअली 1930 के नमक सत्याग्रह के बाद से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में और अधिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और इन सारी परेशानियों के बीच उनकी लेखनी और भी गंभीर होती चली गई। बात करते हैं अब उनकी राइटिंग की। वीणा, पल्लव और गुंजन उनकी छायावादी शैली में सुंदरता और प्यार को प्रस्तुत करते हैं।
युगांत, युगवाणी और ग्राम्या पंत जी के प्रगतिवादी और रियल लाइफ के लिए भावों का एक्सप्रेशन है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, युगपथ, उत्तरा, अतिमा और रजत रश्मि संग्रहों में अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखता है। और दोस्तों, इनके अलावा कला और बूढ़ा चांद तथा चिदम्बरा भी उनकी रिस्पेक्टेबल रचनाएं हैं। पर दोस्तों, महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी की मौत 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में हो गई और उनके सम्मान में उत्तराखंड में वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके नाम पर एक म्यूजियम बनाया। वैसे दोस्तों, मेरा मानना है कि पंत जी को सिर्फ एक म्यूजियम तक ही नहीं समेटा जा सकता। अपनी रिमार्केबल रचनाओं से वो तो हमारे दिलों में ही अमर हो गए हैं। तो भाई, आज के इस एपिसोड में हम सुमित्रा नंदन पंत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और आज आपसे बहुत ढेर सारी बातें करने का मौका मुझे मिल रहा है। पता है, आज मैं आपको अपने बारे में एक बात बताना चाहूंगी। जब मैं पढ़ा करती थी ना, तो मुझे अपने कोर्स के सब्जेक्ट के अलावा भी कई सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता था और उन्हीं में से एक मेन इंटरेस्ट था प्लैनेट्स, हमारी गैलेक्सी के बारे में पढ़ने का। आप जानते हैं सौर मंडल का सबसे सुंदर प्लैनेट मुझे कौन सा लगता है? सैटर्न। जी, सैटर्न की चारों तरफ जो सर्किल है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करना चाह रही थी जॉर्ज फिलिप्स बॉर्न की। जॉर्ज ने डिस्कवर किया था हाइपरॉन, सैटर्न्स 8 नोन सैटेलाइट का, जिसकी वजह से ये बात गलत साबित हुई कि सैटर्न की जो रिंग या सर्कल है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। और दोस्तों, वो अपने काम को लेकर इतने पैशनेट थे कि उन्होंने अकेले ही अपने कैमरे और टेलीस्कोप से फर्स्ट टाइम हाई क्वालिटी फोटोज ली मून, स्टार्स और बाइनरी स्टार्स की। बट एज वी वेल नो कि हर हीरो के साथ ट्रेजेडी होती है, जॉर्ज के साथ भी हुई। दोस्तों, जॉर्ज हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर थे। जब सिविल वॉर शुरू हुआ तब ऑब्जर्वेटरी की सारी फंडिंग बंद हो गई, पर फिर भी उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। वो क्रॉनिक ट्यूबरक्लोसिस से लड़ते हुए मरने के कुछ घंटे पहले तक काम करते रहे। जॉर्ज को रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज गोल्ड मेडल से 1865 में सम्मानित किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली मेडल उनके मरने के बाद ही उनके घर पहुंचा। तो दोस्तों, इस महान व्यक्ति को हमारी टीम की ओर से श्रद्धांजलि। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड अपनी दोस्त बबीता के साथ। और मुझे मालूम है कि आप जॉर्ज फिलिप बॉर्न की मेडल वाली बात सुनकर थोड़ा सा सैड हो गए थे ना। चलो सॉरी दोस्तों, मेरा आपको सैड करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। ओके ठीक है, मैंने आपका मूड खराब किया है ना, तो मैं ही आपका मूड अच्छा कर दूंगी। चलो मूवीज के बारे में बात करें। लो अब कर लो बात, आ गई ना आपके चेहरे पर स्माइल। कुछ नहीं हो सकता हम लोगों का। तो भाई मेरे दोस्तों, मैं आपसे बात कर रही हूँ जिमी सेटवर्ड की। क्या हुआ, स्टुअर्ट लिटिल मूवी याद आई कि नहीं आई? दोस्तों, जिमी सेटवर्ड अपने दशक और आज भी हजारों लोगों के चहेते हीरो हैं और उन्होंने 80 से भी ज्यादा मूवीज में काम किया। और 1984 में जिमी को ऑनररी अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज हाई आइडियल्स इन बोथ ऑन एंड ऑफ द स्क्रीन। दोस्तों, जिमी की फिल्मी करियर की डेब्यू फिल्म थी 1935 में आई फिल्म द मर्डर मैन। और दोस्तों, उनके करियर की अनदर ब्रेक थ्रू मूवी थी 1938 में आई यू कांट टेक इट विद यू। इस कॉमेडी मूवी को बेस्ट पिक्चर का अकेडमी अवार्ड मिला, जिसने जिमी को स्टार बना दिया। और फिर आगे उन्हें अपनी एक और फिल्म द फिलाडेल्फिया स्टोरी के लिए ऑस्कर मिला। तो दोस्तों, जिमी की लाइफ की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो उनको बिल्कुल ही यूनिक बना देती है। और वो बात है कि 1941 से 1946 तक जिमी ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सर्व करने के लिए अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लिया और उन्होंने यूएस एयरफोर्स ज्वाइन किया और वॉर खत्म होने तक वो कॉलोनियल बन चुके थे। दोस्तों, वेरी इम्प्रेसिव ना एंड प्रोवोकिंग। वेल दोस्तों, जिमी ने 1946 में बिग स्क्रीन में वापसी की विद मूवी इट्स अ वंडरफुल लाइफ।
डायरेक्टेड बाय फ्रैंक कैपरा। एंड लेटर वो डायरेक्टर एल्फ्रेड हिचकॉक के फेवरेट बन गए, जिन्होंने उन्हें अपनी कई थ्रिलर फिल्म्स में प्रेजेंट किया, जैसे रोप जो कि आई 1948 में और वर्टिगो वो आई 1958 में। और दोस्तों, हिचकॉक की मास्टरपीस मूवीज में जिमी की बेस्ट परफॉर्मेंसेस थी। तो चलिए दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से इस महान एक्टर को सलाम। फ्रेंड्स, मूवीज और म्यूजिक के सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आपको मिलवाते हैं हमारी अगली हस्ती से, जिन्होंने कहा था, Until you are ready to look foolish, you will never have the possibility of being great. दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ शेर की, द ग्रेट सिंगर और एक्ट्रेस। दोस्तों, शेर का जन्म हुआ कैलिफोर्निया में 20 मई 1946 में, यानी आज ही के दिन उनका जन्म हुआ। और दोस्तों, शेर ने अपने हस्बैंड सैल्वाटोर सॉनी बोनो के साथ अपने सिंगिंग एक्ट के थ्रू स्टारडम को छुआ विद द हिट इन 1965 आई गॉट यू बेब। और दोस्तों, उनकी अपनी टेलीविजन सीरीज भी थी, द सोनी एंड शेर कॉमेडी आर, जो कि 4 से 5 सालों तक चली। 1975 में अपने डाइवोर्स के बाद शेर ने सोलो सॉन्ग्स गाना शुरू कर दिया और वो सबकी फेवरेट बन गई विद हर सॉन्ग्स लाइक हाफ ब्रीड और जिप्सीज, ट्रैम्प्स एंड थीव्स। और दोस्तों, 1980 में शेर ने एक्टिंग करियर स्टार्ट किया और जल्द ही अपनी फिल्म सिल्कवुड, जो कि 1983 में आई थी, उन्हें फर्स्ट एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर गई। और फिर फिल्म मॉन्स्टर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड भी उन्हें मिला। तो दोस्तों, जरा सोचिए शेर का पैशन कितना रहा होगा। Now I want to really say something. When I was little, my mother said, "I want you to be something," and I've never won anything before from my peers. I'm really happy. I'd like to thank everyone, and I don't think that this means that I am somebody, but I guess I'm on my way. Thank you. और फिर 6 मई 2008 को लास वेगास में उन्होंने अपना शो डेब्यू किया, जिसका नाम था शेर एट द कोलोसियम। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ये इनका जज्बा ही था कि जिससे इनको इतनी एनर्जी मिली कि इनका कैलिबर और भी निखर कर सामने आया। तो दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कुछ खास पर्सनैलिटीज को आपके लिए लेकर आएं, और आज भी हमने कुछ ऐसा ही किया। और अब मुझे जाना है, क्योंकि मैं बहुत देर से बहुत बोलती जा रही हूँ और अब मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स करना है और आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स करना है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,